1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाने के बाद जापान की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी थी। अमेरिका के द्वारा गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने जापान की इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को कई साल पीछे भेज दिया था। No streetcar was running and it was flat, completely flat. So I was able to walk from the East End train station, eight rivers, 8 bridges. 2 सितंबर 1945 को जापान के द्वारा फॉर्मर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करा गया, जिसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया। लेकिन जिस तरह से ये सब कुछ खत्म हुआ था, जापान की ऐसी हालत, तो ऐसे में ये इमेजिन कर पाना भी इम्पॉसिबल था कि जापान दोबारा से कभी रिकवरी भी कर पाएगा। बट इन रियलिटी जिस तरह से जापानीज लोगों ने दोबारा से अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करा, उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई और जापान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर सामने आया। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1962 में जापान के 79.4% शहरों के घरों में और 48.9% गांव के घरों में टेलीविजन थे। लेकिन आज जब हम हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो हमारे सामने कई सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं कि जब अमेरिका ने जापान की हालत मिडिल ईस्ट के देशों से भी ज्यादा बुरी कर दी थी, तो कैसे जापान दोबारा से अपने देश की इकोनॉमी को इतने जबरदस्त तरीके से रिकवर कर पाया? और क्या जो ये जापानीज ग्रोथ का फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना, क्या ये सभी देशों पर अप्लाई हो सकता है, या फिर इसके सक्सेसफुल होने के पीछे अमेरिका के कुछ अपने इंटरेस्ट छुपे हुए थे? इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जापान में और कई सारी प्रॉब्लम्स ने जन्म ले लिया, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी एंड फूड एंड इन्फ्लेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को खुद की आर्मी रखने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज थी उनको भी बंद कर दिया गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जापान में 11.6 मिलियन सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए और जो 1.5 मिलियन लोग फॉरेन कंट्रीज में रह रहे थे उनको वहां से फोर्सफुली जापान भेज दिया गया। यानी अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स और फॉरेन कंट्रीज से आए हुए लोगों को अगर हम टोटल करें तो लगभग 13.1 मिलियन लोग जापान में बेरोजगार घूम रहे थे। उस टाइम के दौरान कोल एनर्जी का मेन सोर्स था, लेकिन अब एनर्जी की भी कमी आनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अब जो जापान की कोल माइंस में काम करने वाले चाइनीज और कोरियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, वो भी अब इन माइंस में काम करने से मना कर रहे थे। एनर्जी की कमी के साथ साथ फूड यानी राइस की भी कमी आनी शुरू हो चुकी थी। और जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इन्फ्लेशन। जब किसी देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है और उस पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम होने लगती है। और यही सेम चीज जापान में भी हुई। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से पहले जापान वॉर में लड़ रहा था, तो उस टाइम जो मनी प्रिंट करी गई थी जापान में, वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करी गई थी कि हमें सोल्जर्स की सैलरीज भी देनी है, हथियारों की पेमेंट्स भी करनी है और जो डैमेज हो रहा है उसको रिकवर भी करना है। लेकिन जब जापान वॉर में हार गया तो जितना पैसा सोल्जर्स की सैलरीज या फिर दूसरे बड़े कामों के लिए प्रिंट करा गया था, वो सारा पैसा एकदम से सर्कुलेशन में आ गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगी। तो ये थी वो मेन प्रॉब्लम्स जो कि ठीक जापान के अलाइड पावर्स के द्वारा हार जाने के बाद देश में अराइज हुई थी। एलाइड पावर्स की जीत के साथ ही अब जापान को एलाइड फोर्सेस और स्पेसिफिकली अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा ऑक्यूपाई करा जाने लगा। और इस ऑक्यूपेशन में एलाइड मिलिट्री फोर्सेस को सुप्रीम कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर लीड कर रहे थे। और इसी टाइम पीरियड के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच टेंशंस नजर आनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जापान की ऑक्यूपेशन के टाइम पर सोवियत यूनियन ने अपनी फोर्सेस को उस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं होने दिया था। इसके अलावा सोवियत फोर्सेस के जापानीज ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व ना होने के पीछे कुछ और कारण भी बताए जाते हैं। जापानीज ऑक्यूपेशन से पहले एलाइड पावर्स वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन को भी ऑक्यूपाई कर चुकी थी। लेकिन जर्मन की ऑक्यूपेशन के कंपैरिजन में जापान की ऑक्यूपेशन में डिफरेंस ये था कि यहाँ पर अमेरिका ने डायरेक्ट रूल या फिर कंट्रोल को इम्पोज नहीं करा था, बल्कि इसी काम को उन्होंने इनडायरेक्ट वे में करा था। यानी जापान में जो मिंजी गवर्नमेंट 19th सेंचुरी से चलती आ रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाने के बाद भी उसी गवर्नमेंट को जापान में चलते रहने दिया गया। लेकिन इसके लिए एलाइड पावर्स की कुछ कंडीशंस थी। एलाइड पावर्स के द्वारा इंपीरियर हिरोहितो को कहा गया कि जो भी वॉर क्राइम तुमने या फिर तुम्हारी गवर्नमेंट ने करे हैं, उन वॉर क्राइम्स के बाद भी हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और साथ ही में तुम्हें तुम्हारी पोजीशन यानी इंपीरियल थ्रोन से भी नहीं हटाया जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें वॉर टाइम कैबिनेट को रिप्लेस करना पड़ेगा और वो सभी पॉलिसीज या फिर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जो हम तुम्हें बताएंगे। अब क्योंकि उस टाइम बात अपनी जान पर बनी हुई थी, इसलिए हिरोहितो ने सभी कंडीशंस को मान लिया। Representatives of 11 nations sit in judgment on the men who plotted the overthrow of the Western powers.
1946 से 1948 के बीच इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल को ऑपरेट करा गया, जिसमें जो जापानीज वॉर क्रिमिनल्स थे, यानी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में प्लानिंग, इनिशिएशन और क्राइम करे थे, उनको मौत की सजा सुना दी गई। अब बात करते हैं जापान की ऑक्यूपेशन के बाद वहां के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फरवरी 1946 में जनरल डॉगलस मैकआर्थर ने जापान के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जापानीज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और लीगल स्कॉलर्स की एक कमेटी बनाई और अपनी गाइडेंस के अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इसमें कई सारे रिफॉर्म्स और पॉलिसीज इन्वॉल्व थी, जिनके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जापान की होने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे इनका बहुत बड़ा रोल था। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला लॉ इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो था कि जापान अपनी आर्मी नहीं रख सकता और ना ही जापान की फैक्ट्रीज में हथियारों की प्रोडक्शन करी जाएगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब जैसी हालत अमेरिका ने जापान की कर दी थी, उसको लेकर जापानीज लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था और अमेरिका नहीं चाहता था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन के लोगों में बदले की भावना आ गई थी और जिसकी वजह से हिटलर का राइज हुआ था, वैसा कुछ भी जापान में रिपीट हो। इसलिए अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से दोबारा से जापान को पावरफुल बनाए और जो भी इकोनॉमिक डैमेज हुआ है उसको स्टेबल करे। और ये सब कुछ करने के लिए अमेरिका को जरूरत थी जापान में कुछ मेजर रिफॉर्म्स करने की, जैसे कि ब्रेकअप ऑफ ज़ाइबात्सु, लैंड रिफॉर्म्स एंड लेबर डेमोक्रेटाइजेशन। हालांकि जापान को पावरफुल बनाने के पीछे अमेरिका के अपने भी कुछ इंटरेस्ट छुपे हुए थे, जैसे कि इस पूरे एरिया में कम्युनिज्म को फैलने से रोकना और इन फ्यूचर पैसिफिक ओशन में या फिर इस पूरे रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखना। तो चलिए अब बात करते हैं उन मेजर रिफॉर्म्स के बारे में। पहले जानते हैं कि ये ज़ाइबात्सु क्या है। तो बेसिकली ज़ाइबात्सु लार्ज इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट्स थे, जो कि जापान की इकोनॉमिक पावर में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। उस टाइम के जो बेस्ट नोन ज़ाइबात्सु थे वो ये 4 इंडस्ट्रीज थी। ये इंडस्ट्रीज उस टाइम के टोटल इंडस्ट्रियल कैपिटल का 25% हिस्सा कंट्रोल करती थी और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से पहले अकेली ये 2 ट्रेडिंग कंपनीज ही टोटल जापानीज ट्रेड का 70% हैंडल करती थी। अब जो ये ज़ाइबात्सु में इंक्लूडेड बिजनेसेस थे, इनके जापानीज गवर्नमेंट के साथ काफी क्लोज रिलेशंस थे, जिसकी वजह से इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, जैसे कि बिजनेस पर लगने वाले टैक्स को कम कर देना और इन बिजनेसेस को और भी ज्यादा बड़ा करने के लिए काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में फंडिंग करना, क्योंकि वॉर के दौरान ज़ाइबात्सु की वजह से ही मिलिट्री मटेरियल का मास प्रोडक्शन होना पॉसिबल हो पा रहा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि जब ज़ाइबात्सु की वजह से जापान की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही थी, वहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छे से हो रही थी, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद ज़ाइबात्सु को खत्म क्यों करा गया? तो इसका कारण ये था कि ज़ाइबात्सु की वजह से जो पावर थी मार्केट्स को चलाने की, वो सिर्फ कुछ ही बिजनेसेस पर डिपेंड कर रही थी, क्योंकि इन बिग बिजनेसेस का अलग अलग इंडस्ट्रीज पर काफी ज्यादा कंट्रोल था, यानी प्रोडक्शन से लेकर फाइनेंस तक। और इसी कंट्रोल की वजह से इनके पास मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की पावर थी। और जो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके लिए खुद से बिजनेस स्टार्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका था। इसके अलावा ज़ाइबात्सु के लिए काम करने वाली लेबर और बिजनेस मैनेजमेंट के बीच अनइक्वल रिलेशनशिप थी। लेबर के पास लिमिटेड राइट्स और पावर थी, ना ही लेबर ज्यादा वेजेस के लिए बिजनेस मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग कर सकती थी और ना ही यूनियंस बनाकर प्रोटेस्ट कर सकती थी। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जापान में स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास लोगों की इमरजेंस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी कि वो हाई पे जॉब्स पर काम कर सके। इसलिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जापान को डेमोक्रेटाइज करने के लिए ज़ाइबात्सु में करे जाने वाली प्रैक्टिसेस को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि एक इक्वल और कॉम्पिटिटिव मार्केट को बनाया जा सके। लैंड रिफॉर्म्स में जो लैंड लॉर्ड्स थे, उनको फोर्स करा गया कि वो अपनी जमीनों को गवर्नमेंट को सेल करें, ताकि उन जमीनों को फार्मर्स के बीच रीडिस्ट्रीब्यूट करा जा सके। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान में बड़े फार्मर्स ज्यादातर अपनी जमीनों के एरियाज को रेंट पर ही देते थे, इसलिए सोसाइटी में लैंडलॉर्ड्स को बाकी लोगों से ज्यादा हाई लेवल पर देखा जाता था। न्यू लैंड रिफॉर्म्स के साथ इस सोशल इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए जो लैंड ओनरशिप थी, उसको दोबारा से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया, ताकि लोग अपनी जमीनों पर खुद कल्टीवेशन करें। लैंड रिफॉर्म से पहले 54% फार्मर ही ऐसे थे जो कि खुद अपनी लैंड पर कल्टीवेशन करते थे, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद यानी 1950s की स्टार्टिंग में ये नंबर इंक्रीज होकर 90% पर पहुंचे। लैंड डेमोक्रेटाइजेशन रिफॉर्म की वजह से लेबर के पास ये पावर आ चुकी थी कि वो लेबर यूनियंस बना सकें। 1946 के खत्म होते होते 5 मिलियन वर्कर्स
17,000 से भी ज्यादा यूनियंस में ऐड हो चुके थे। 1945 में ट्रेड यूनियन लॉ एनेक्टमेंट करी गई, जिसमें वर्कर्स के बेसिक राइट्स की बात करी गई थी कि वो स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, अपनी वेजेस को इंक्रीज करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और साथ ही में उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। इस रिफॉर्म की वजह से वर्कर्स की रियल वेजेस और वर्किंग कंडीशंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली। लेबर यूनियन और बिजनेस मैनेजमेंट के बीच डिस्कशंस हुई, जिसमें लेबर यूनियन ने कहा कि हमें लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए और बदले में हम पूरी ईमानदारी के साथ कंपनी के लिए काम करेंगे। हमारे लिए किसी भी काम से ज्यादा जरूरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे और लेबर यूनियन की इस मांग को मान लिया गया। इन रिफॉर्म्स की वजह से इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन भी बढ़ चुका था और लेबर की वेजेस भी बढ़ चुकी थी और साथ ही में जापान की डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगी थी। अब इन मेजर रिफॉर्म्स के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की सोशल और इकोनॉमिक रिकवरी होनी शुरू हो चुकी थी और 1947 से अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच भी जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल राइवलरी की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी और अमेरिका को जरूरत थी इस एरिया में एक पावरफुल एलाई की। इसलिए जरूरी था कि जापान बिना अमेरिका की हेल्प से या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस के दोबारा से अपनी फुल स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू कर दे और अमेरिका खुद को कोल्ड वॉर के लिए प्रिपेयर कर सके। और इस इकोनॉमिक किक स्टार्ट के लिए 1948 में जोसेफ डोज के द्वारा एक प्लान दिया गया, जिसको डोज प्लान या फिर डोज लाइन भी कहा जाता है। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था जापान को दोबारा से उसकी फुल स्ट्रेंथ पर लेकर आना। डोज प्लान में जो की पॉलिसीज थी वो थी जापान के नेशनल बजट को बैलेंस करना ताकि इन्फ्लेशन को रिड्यूस करा जा सके, टैक्स कलेक्शन को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस बैंक्स को डिसॉल्व करना, गवर्नमेंटल इंटरवेंशन को कम करना और जापानीज एक्सपोर्ट प्राइस को लो रखने के लिए $1 को 360 येन के एक्सचेंज रेट पर फिक्स करना। डोज प्लान की न्यू पॉलिसीज की वजह से और अमेरिका की फाइनेंशियल असिस्टेंस के बिना एकदम से जापान के लिए अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि डोज प्लान की वजह से शॉर्ट टर्म के लिए जापान रिसेशन में एंटर कर गया और लेबर अनरेस्ट इंक्रीज हो गई। जापान के फुल स्केल इकोनॉमिक डिप्रेशन में जाने के चांसेस इंक्रीज होने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जापान की इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदल कर रख दिया। I mean the starting of Korean War. In Korea, United Nations troops push on in the cautious advance against the communists. An advance whose purpose, General Ridgway states, is not to seize ground but to wipe out the enemy. 1950s में कोरियन वॉर की स्टार्टिंग हुई और 1950 से 1951 के बीच जो टोटल वर्ल्ड ट्रेड था वो 34% इंक्रीज हुआ और इस इंक्रीज की वजह से बाकी देशों के साथ साथ जापान की इकोनॉमी में भी सिग्निफिकेंट बूम देखने को मिला। जापान की प्रोडक्शन लगभग 70% इंक्रीज हो गई। अब क्योंकि जापान की अपनी मिलिट्री तो थी नहीं और इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली हुई थी, इसलिए जापान के पास सिर्फ एक ही काम था, अपने बिजनेसेस पर फोकस करना। कोरियन वॉर में जापानीज बिजनेसेस के द्वारा अमेरिकन को कई सारे मटेरियल्स और सप्लाईज सेल करी जा रही थी और कोरियन वॉर से हो रहे सारे प्रॉफिट को जापान अपने प्लांट्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा था। जापान की प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ कोरियन वॉर के खत्म होने तक जापान की इकोनॉमी रिकवर कर चुकी थी, लेकिन इंटरनेशनल कंपटीशन से जापान अभी भी काफी ज्यादा दूर था। 1952 में अमेरिका और जापान के बीच सिक्योरिटी पैक्ट साइन करा गया। जापान पर अमेरिका की ऑक्यूपेशन खत्म हुई और जापान ने अपनी इंडिपेंडेंस को रिस्टोर करा। 1950 से 1970s के दौरान जापान ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी वो सिर्फ गवर्नमेंट की स्पेशल पॉलिसीज की वजह से नहीं, बल्कि जापानीज लोगों के द्वारा करे गए हार्ड वर्क की वजह से ही पॉसिबल हो सकी। जापानीज लोग फॉरेन कंट्री से आई हुई टेक्नोलॉजी को सीखने में और उसको इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि ऑक्यूपेशन के बाद जापान ने एजुकेशन पर काफी ज्यादा फोकस करा था। जहां पहले 48 यूनिवर्सिटीज में लगभग 98,000 स्टूडेंट्स को टीचिंग दी जाती थी, वहीं अब 1949 के अराउंड 220 यूनिवर्सिटीज में 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को टीचिंग दी जा रही थी। जो टेक्नोलॉजी जापान में फॉरेन कंट्रीज से आई, जापानीज लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को अपनी इनोवेशन के साथ कंबाइन करके और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा राइज हुआ। क्योंकि एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के साथ बाकी कई सारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जांपल, स्टील इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट होने की वजह से और भी अच्छी क्वालिटी की स्टील प्रोड्यूस करी जाने लगी और उस स्टील को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करने से जो प्रोडक्ट बनाए जाने लगे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि अब जापान की इंडस्ट्रीज और उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर compete करने लगे थे। इसी तरह फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ साथ और कई सारी इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा स्पीड से ग्रो करने लगी। जापानीज पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिनका जापान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था।
जैसे कि योशिदा डॉक्ट्रिन। योशिदा डॉक्ट्रिन को जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू योशिदा के द्वारा कोरियन वॉर के शुरू होने के कुछ ही टाइम बाद बनाया गया था। योशिदा डॉक्ट्रिन का मेन एम था मिलिट्री एक्सपेंसिव्स को सेव करते हुए अपना पूरा फोकस इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर लगाना। योशिदा डॉक्ट्रिन के अलावा हयातो इकाडा, जो कि 1960 से 1964 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे, इनको ज्यादातर इनके इनकम डबलिंग प्लान की वजह से ही जाना जाता है। इनकम डबलिंग प्लान को 1960s में लॉन्च करा गया था, जिसका प्राइमरी गोल था आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर एवरेज जापानीज सिटीजन की इनकम को डबल करना और उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। इनकम डबलिंग प्लान को कामयाब बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट और पब्लिक फर्म में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी और फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड इंक्रीज करने पर एम करा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी MITI, जो कि उस टाइम की मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने जापान में लोगों को प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज और गाइड करने का काम करा। जिन इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस में जापानीज गवर्नमेंट को ज्यादा पोटेंशियल नजर आता था, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग, मशीनरी और केमिकल इंडस्ट्रीज, उनको थोड़ा ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस और न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखा जाए तो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए ये अनफेयर था कि MITI के द्वारा सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही थी और बाकियों को नहीं। लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लेजर शार्प फोकस के साथ सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेट 1960s में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से जापानीज इकोनॉमी 10.8% ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज हुई और इसी ग्रोथ के चलते 1968 तक जापानीज इकोनॉमी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर सामने आई और 1977 तक आते आते जापान के बढ़े रहे ट्रेड सरप्लस एक ग्लोबल इशू बन चुके थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।